जाने सर, आपके अगर घुटने खराब है तो आपकी पूरी बॉडी खराब है। बहुत ही एक बैड प्रैक्टिस, एक कुरीति है यहाँ पे, जहाँ पे गरम लोहे को गरम करके राइट। घुटने पे लगाया जाता है। आज तक का आपका सबसे अच्छा क्षण क्या रहा है? इस सर्जरी के बाद में ही उनके एक बेटे का मुझे एक बार घर से फोन आया, साहिब तुम्हें मिरेकल खिलाए, चमत्कार कर दिया। तो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल क्षण था। क्या कॉमन इश्यूज लोगों में आते हैं? सबसे ज्यादा कॉमन इशू और सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड इशू मैं कहूँगा है घुटनों का दर्द। सर्जरी के बाद में क्या उनकी वो पुरानी लाइफ उन्हें वापस मिल सकती है? 50 साल के ऊपर की हर महिला के घुटने खराब, किसी के कम किसी के ज्यादा, शुगर या बीपी की वजह से वैसे ही आपकी किडनियों को बहुत नुकसान होता है। और उस पर अगर हम पेन किलर्स दे रहे हैं तब तो फिर भगवान ही मालिक है आपकी किडनी। बहुत बार पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं, डॉक्टर साहब हे ठीक करा नहीं तो मला मारूंगा। तो सर, आप किस टाइप का तेल या जेल रिकमेंड करेंगे? सर कोई भी तेल, कोई भी जेल रामबाण इलाज नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पांडे जी पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ में चंद्रपुर के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर अप्रतिम दीक्षित जी, जो कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है। कैसे हैं सर आप? बहुत ही अच्छा, आप कैसे हैं रुपेश जी? बढ़िया है सर। तो अप्रतिम दीक्षित सर जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मैं डॉक्टर अप्रतिम दीक्षित हूँ। मैं एक MBBS MS और फेलोशिप ट्रेंड ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और पिछले 3 सालों से अर्थात 2022 से मैं चंद्रपुर शहर में ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो सर, क्या कॉमन इश्यूज लोगों में आते हैं? इश्यूज से आपका मतलब हेल्थ इश्यूज, Right. ऑर्थोपेडिक्स से संबंधित? जी। देखिए, चंद्रपुर में मेरे पिछले 3-4 साल की जो भी प्रैक्टिस है उसमें जो मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा कॉमन इशू एंड सबसे ज़्यादा निग्लेक्टेड हेल्थ इशू है नी पेन। लगभग हर घर में किसी ना किसी को घुटने का दर्द है और उससे सबसे ज़्यादा वो निग्लेक्टेड है। दूसरा एक इशू जो मैं बहुत ज़्यादा इन दिनों देख रहा हूँ यंग लोगों में, वो है हिप जॉइंट का खराब होना, अनेक कारणों की वजह से, जिसमें एक बहुत बड़ा कारण कोरोना वायरस के दरमियान जो लोग एडमिट हुए, जिन्हें उनकी जान बचाने के लिए लाइफ सेविंग ड्रग के तौर पे स्टेरॉइड दिया गया, उनसे उनकी जान तो बच गई, पर स्टेरॉइड का एक साइड इफ़ेक्ट है कि हिप जॉइंट बहुत बार ख़राब हो जाता है, तो वो भी काफ़ी बार देखने को मिलता है। तीसरा है बैक पेन। बैक पेन भी बहुत कॉमन है, पर बैक पेन के साथ एक अच्छी चीज़ ये है कि 99% लोगों में वो साधारण ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है। फिर एक बहुत कॉमन चीज़ है जो भारत भर के जो टायर 3 सिटीज़ हैं या फिर जो भी रूरल या ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ देखने को मिलती है, जो है निगलेक्टेड ट्रॉमा। अर्थात पेशेंट को लग जाता है, हड्डी टूट जाती है, पर उसके बावजूद वो उसका उचित इलाज नहीं करा पाते या कराते हैं। हम कोई भी कुछ भी कह सकते हैं, करा पाते अर्थात उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती बहुत बार कि वो उसका एक उच्च स्तरीय विश्व स्तरीय इलाज करा पाएँ, और कराते हैं अर्थात आर्थिक स्थिति होती है पर उनकी मानसिक स्थिति ऐसी नहीं होती है कि वो समझ पाएँ कि इसका इलाज कराना ज़रूरी है। दोनों भी प्रॉब्लम चंद्रपुर में है। बहुत बार ऐसा होता है कि हड्डी टूटने के 3 महीने 4 महीने, बहुत बुरे केसेस में तो साल भर बाद लोग आते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यदि आप मुझसे आज पूछें कि सर एक शब्द में बताइए कि चंद्रपुर में आज ऑर्थोपेडिक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, आई विल से नी पेन अनडाउटेडली। यानी सर, आपका कहना ऐसा है कि नी पेन की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होने वाली है? जी, हो रही है। अच्छा। वो बढ़ने तो वाली ही है, क्योंकि हमारी से पिछली जो जनरेशन थी, हमारे पिताजी की, माताजी की, वो हमसे ज़्यादा एक्टिव थी। हमारी जनरेशन उतनी एक्टिव नहीं है। एक्टिव से मेरा मतलब है फिजिकल एक्टिविटी के लिहाज से। तो हमारी मसल्स उतनी मजबूत नहीं है जितनी उनकी मसल्स थी। तो इसीलिए शायद जब हम 50, 60, 65 साल के हों तो आज से भी ज़्यादा नी पेन की तकलीफ आज उस वक्त जब हम 50, 60, 65 साल के हो जाएंगे उस वक्त रहने वाली है, ऐसा मेरा अनुमान है। तो सर, क्या रीजंस है कि हमारे मसल्स पुराने लोगों के मुकाबले उतने फिट नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कह दूं
कि ऐसा नहीं है कि पुराने लोगों के घुटने खराब नहीं होते थे, पुराने लोगों के घुटने खराब होते थे, पर पहले लॉन्जेटिविटी उतनी नहीं थी। लॉन्जेटिविटी अर्थात पेशेंट की एक आम व्यक्ति की, आम पब्लिक की लाइफ उतनी नहीं थी। जब भारत आजाद हुआ था तो औसत आयु थी 11 साल, 12 साल। आज औसत आयु है 71 साल। ज्यादा लोग बूढ़े हो रहे हैं। उसके बाद ही हमारे एक्सपेक्टेशंस भी बदले। एक वक्त ऐसा था 1980-85 के पहले कि 60 की उम्र की जो भी लाइफ है वो बोनस लाइफ, उसके ऊपर जो हुआ चलता है। पर आज क्या ऐसा है? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आज ऐसा है? नहीं नहीं, आज ऐसा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं। आज हर व्यक्ति ये सोचता है कि मैं जब तक रहूं बाबा चलते फिरते रहूं, अपना काम स्वयं करूं, मेरे को कभी भी किसी को बाथरूम उठा के ना लेके जाना पड़े, मैं इंडिपेंडेंट रहूं, आत्मनिर्भर रहूं, ऐसी आज हर व्यक्ति की सोच है। इसके लिए डिमांड्स भी बढ़ी। जो नी पेन पहले लोग एक्सेप्ट कर लेते थे कि भाई ये तो उम्र के साथ होने ही वाला है, आज उससे उनको तकलीफ है। बहुत बार यदि हम पिछले जनरेशन के लोगों से बात करें, आज से 70-80 साल पहले क्या होता था, बहुत कॉमन एक ये चीज़ थी कि जो बहुत बूढ़े लोग थे 70-75, वो सीढ़ी चढ़ते वक्त चारों हाथ पैर से भी सीढ़ी चढ़ते थे, क्योंकि उनके घुटने इतने कमज़ोर थे। क्या आप और मैं, हम ये इमेजिन कर सकते हैं नहीं। कि हमारे घर का कोई व्यक्ति 4 हाथ पैर से सीढ़ी चढ़े? लाइफ भी बहुत चेंज हो गई। और उसके साथ ही जैसा मैंने कहा, फिजिकल एक्टिविटी कम होते जा रही है। फिजिकल एक्टिविटी कम होते जा रही है तो मसल्स भी कम हो रहे हैं। मसल्स अगर कमज़ोर होंगे तो उसके साथ में घुटने की प्रॉब्लम तो आ ही रही, बढ़ ही रही। तो सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि घुटनों की तकलीफ सबसे बड़ी तकलीफ है? देखिए, उसका एक कारण ऐसा है, यदि मैं आपको विस्तार से समझा करके बताऊं, तो घुटनों की प्रॉब्लम किसको होती है? एक 45-50 साल के ऊपर की महिला, अधिकतर पुरुषों में भी होती है, पर अधिकतर यदि आप देखेंगे तो 10 में से 7-8 पेशेंट्स महिलाएं हैं। तो 45-50 साल की उम्र की जो मिडिल एज्ड महिला है, वैसे ही हमारे देश में वो ज़रा निगलेक्टेड होती है। उसमें अगर वो 65, 70, 75 की यदि कोई बूढ़ी अम्मा जी हों, बहुत बार उनकी हेल्थ नीड्स निगलेक्टेड होती हैं। इसके लिए उस पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। यदि आज वो घुटना सिर्फ थोड़ा दुख रहा है, सीढ़ी चढ़ते उतरते वक्त दुख रहा है, हाँ चलो चलता है। कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि उनको नीचे बैठना नहीं होता है, चलो चलता है। कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि वो बाथरूम ही नहीं जा पाती। कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि उनकी चाल गड़बड़ हो जाती है, वो जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में वॉडल करके चलना, वो उस हिसाब से चलती है। तो ये सब चीज़ें घर में ओवरलुक होती हैं। और हमारा एक पुरुष प्रधान्य समाज है, तो बहुत बार जो मिडिल एज्ड महिलाओं की ये तकलीफ है, इस पर उचित ध्यान नहीं दिया जाता। इसके लिए ये प्रॉब्लम कंपाउंड होते जाती है, प्रॉब्लम बढ़ते जाती है, और फिर आज तो वो एक एपिडेमिक प्रोपोर्शंस पे पहुंच चुकी है। आप देखें, हर घर में घुटने खराब है। 50 साल के ऊपर की हर महिला के घुटने खराब है, किसी के कम, किसी के ज़्यादा, किसी के जल्दी, किसी के लेट। पर ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा वाइड स्प्रेड है और इसके लिए कुछ करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो सर पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है? जी जी, बिल्कुल। उसके कई कारण हैं। सबसे पहला और मेजर कारण है जेनेटिक्स। यदि कोई व्यक्ति महिला है, यदि एक महिला है, तो उनको किसी भी एक अन्य सेम उम्र के, सेम वज़न के एक पुरुष के मुकाबले जेनेटिक्स की वजह से उनमें घुटने खराब होने की प्रोपेंसिटी ज़्यादा रहती है। दूसरा, हमारे देश में विशेषकर महिलाओं का नीचे उठ के बैठने का काम बहुत होता है। हम लोग खाना नीचे बैठ के खाते हैं। हमारी जो लेबोरेटरीज़ होती हैं, वो इंडियन स्टाइल लेबोरेटरीज़, उसमें आप नीचे बैठते हैं। हमारे घर में हम दिन भर में 50 काम ऐसे करते हैं जिसमें नीचे उठ के बैठने का कार्य बहुत होता है। तीसरा, एक विशेष उम्र के बाद 40, 45, 50 के बाद महिलाओं में वज़न बढ़ता है, वेट गेन होता है, जिसकी वजह से भी घुटने पे जो आने वाला प्रभाव है वो बढ़ता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से महिलाओं को ये तकलीफ ज़्यादा होती है पुरुषों की अपेक्षा। ऐसा नहीं है कि पुरुषों को नहीं होती है, बहुत पुरुषों को होती है। यदि आप देखें तो 70-75% पुरुषों को होती है, पर महिलाओं को ज़्यादा होती है।
95% महिलाओं को ये तकलीफ होती है। तो पुरुषों में और महिलाओं में क्या कारण है कि इन्हें घुटनों का प्रॉब्लम होता है? देखिए, अनेक कारण, बहुत सारे कारण। सबसे मेजर और सबसे पहला कारण है ऑस्टियो अर्थराइटिस, या जिसे हम साधारण शब्दों में मराठी में संधिवात कहते हैं। तो 80% लोगों को संधिवात की वजह से घुटनों का दर्द होता है। आमतौर पे पेशेंट को साधारण भाषा में समझाते वक्त हम कहते हैं कि ये घुटनों का मोतियाबिंद है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, लगभग हर व्यक्ति को मोतियाबिंद का प्रॉब्लम होता है। उसी प्रकार जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, लगभग हर व्यक्ति को घुटने का प्रॉब्लम होता है। तो ये आपकी एज रिलेटेड है। आपकी बॉडी एक मशीन है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे वियर एंड टियर होगा, जैसे जैसे वियर टियर होगा वैसे वैसे काम निकालेंगे। तो हमारे बाल सफ़ेद होने से कोई नहीं रोक सकता, हमारी चमड़ी ढीली होने से कोई नहीं रोक सकता, हमारा मोतियाबिंद होने से कोई नहीं रोक सकता, उम्र बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उसी प्रकार हमारा घुटना खराब होने से भी कोई नहीं रोक सकता। हाँ, हम उसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं, पर रोक कोई नहीं सकता। तो ये है संधिवात। दूसरा एक जो कारण है उसे हम आम शब्दों में कहते हैं आमवात, या फिर हिंदी में उसे कहा जाता है गठियावात। इंग्लिश में एक उसे कहा जाता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इसमें एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। बॉडी खुद के जॉइंट के जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने लगती है। तो ये कम उम्र में होता है। बहुत बार हम देखते हैं 15, 17, 18 साल की जो पेशेंट्स हैं एकदम बेड रिडन, जिन्हें वात हो जाता है, जिन्हें आर्थराइटिस हो जाता है। तो उसका कारण ये होता है आमवात। तीसरा कारण है लिगामेंटस इंजुरी। ये दो कारणों में होती है। या तो ये स्पोर्ट्स खेलते वक्त हो सकती है, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट, मतलब जिसमें आपको ज़मीन पे भागना है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल या क्रिकेट, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, इन सब चीज़ों में हो सकती है। या फिर जो हमारे समाज में ज़्यादा देखा जाता है वो है एक्सीडेंट के कारण, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में भी ये होती है। और चौथा है पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस। यदि आज एक व्यक्ति को घुटने में कोई फ्रैक्चर हो जाए, और बहुत बार ऐसा होता है वो फ्रैक्चर गलत जुड़ जाता है, तो उस एरिया की एनाटॉमी अर्थात उस एरिया की जो बनावट है वो चेंज हो जाती है। और जब कोई एरिया की बनावट चेंज होगी तो वहाँ प्रेशर्स भी चेंज हो जाते हैं, तो वहाँ पे उसका घिसना भी जल्दी होता है, वहाँ पे भी पोस्ट ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस जल्दी होता है। तो मुख्य तौर पे जो घुटने खराब होने की तकलीफ देखी गई है वो इन 4 कारणों की वजह से हमारे समाज में होती है। तो सर, जैसे अभी हमने देखा है कि बहुत से यंग लड़के आज के पीरियड में अब 15 से 16 साल के बच्चे ही आजकल नी पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आते होंगे। जी 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 जी। क्या कारण है सर जी। उन सब के पीछे? देखिए, 15 से 17 साल के जो लोग जो नी पेन का प्रॉब्लम लेके आते हैं, अधिकतर उनको एक तो ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा अर्थात उनको लग गया होता है, चाहे वो रोड ट्रैफिक में लगे या फिर कोई वॉलीबॉल खेलते वक्त लगे, कोई भी अर्थात दूसरा खेल खेलते वक्त लगे। अधिकतर वो उसी वजह से आते हैं। उस वजह से कभी अंदर लिगामेंट की इंजरी हो जाती है, कभी कार्टिलेज की इंजरी हो जाती है, कभी फ्रैक्चर हो जाता है, कभी बहुत ही छोटा सा फ्रैक्चर होता है, काफ़ी बार वो निगलेक्टेड रह जाता है और लेट डायग्नोज होता है। पर संधिवात या ऑस्टियो अर्थराइटिस को लेकर के 14-15 साल के लड़के लड़कियां यूजुअली नहीं होती। संधिवात जो कि सबसे बड़ा कारण है घुटने के दर्द का, ये मुख्य रूप से 40 के आसपास चालू होता है और फिर धीरे 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 बढ़ते जाता है। तो सर, जैसे अभी आपने बताया, तो क्या ये क्यूरेबल है? देखिए, क्यूरेबल कोई भी एज रिलेटेड चीज़ कैसे होगी? जी। क्या हम उम्र बढ़ना रोक सकते हैं? नहीं। हम उम्र बढ़ना नहीं रोक सकते, बट हम इसे कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। Okay. 60 वर्ष के दो लोग अलग अलग दिखते हैं। एक व्यक्ति जिसका वजन 150 किलो होगा, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी एक्सरसाइज नहीं करी, और एक व्यक्ति जो 60-65 किलो का है, जो डेली एक्सरसाइज करते हैं, वज़न उठाते हैं। दोनों की उम्र एक ही है। इसी प्रकार यदि हम अपने घुटनों का सही ध्यान दें, यदि हम अपना वज़न कम रखें, यदि हम फिज़िकली एक्टिव रहें, यदि हम ऐसी एक्टिविटीज़ अवॉइड करें जिनसे उन पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है,
यदि हम वो एक्सरसाइजेज ज़्यादा करें जो हमारे घुटनों के लिए अच्छी हैं, अर्थात साइकिलिंग या फिर स्विमिंग, और ये 4-5 चीज़ें यदि हम करते रहें और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम अपना वज़न भी ना बढ़ने दें, तो फिर हमारे घुटनों का जो दर्द है हम बहुत हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं। जो चीज़ 50 में आने वाली हो शायद 65 में है, 70 में आए, 75 में आए। पर यदि हमारा वज़न ज़्यादा है, यदि हम एक्सरसाइजेस नहीं करते, यदि हम फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, यदि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है कि हमें बहुत बार ऊपर नीचे बैठना उठना पड़ रहा है, मसलन हम कारपेंटर हैं या प्लम्बर हैं जिन्हें बहुत बार नीचे ऊपर बैठना पड़ता है, अगर 150 किलो हमारा वज़न है, तो फिर जो चीज़ नॉर्मल व्यक्ति को 55-60 साल की उम्र में होगी वो तो बाबा हमको 35-40 में चालू हो जाएगी। तो बहुत हम क्या एफर्ट डाल रहे हैं उस चीज़ में, उससे भी आउटकम पे बहुत असर पड़ता है। हम उसे पूर्णतः क्योर नहीं कर सकते, पर हाँ हम कंट्रोल कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्टेज तक। तो क्या सर, अगर आपके घुटनों में प्रॉब्लम है तो क्या उन्हें एक्सरसाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है। ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि कुछ भी एक्सरसाइज ना करें और घर पे बैठे रहें। हाँ, बट यदि आपके घुटनों में प्रॉब्लम है और आप बैडमिंटन खेलने जाते हैं तो मेरी सलाह है आप बंद करिए। यदि घुटनों में प्रॉब्लम है और आप सीमेंट कोर्ट पे लॉन टेनिस खेलते हैं, न खेलें। यदि घुटनों में प्रॉब्लम है और आप सुबह सुबह जुम्बा करने जाती हैं, ना जाएं। बेहतर आप साइकिल चलाएं, जिससे आपके पैर के क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग्स नामक जो स्नायु हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो आपकी मजबूत होंगी, घुटनों को बेहतर सपोर्ट मिलेगा। आपके शहर में यदि स्विमिंग पूल अवेलेबल है, चंद्रपुर में तो अभी काफ़ी स्विमिंग पूल्स हो गए हैं, तो यदि आपके शहर में स्विमिंग पूल अवेलेबल है, स्विमिंग करिए। यदि आप स्विम नहीं कर पाती हैं तो स्विमिंग पूल में जो साइड बार होता है उसे पकड़ के चलिए। तो कुछ एक्सरसाइजेस आप नहीं कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं, पर मेरी सलाह है फिजिकली यदि आप एक्टिव बने रहें तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके इन जनरल फिजिकल मेंटल हेल्थ के लिए भी, आपके बीपी शुगर हार्ट की बीमारियां दूर रखने के लिए भी, और आपका नी पेन भी कंट्रोल में रखने के लिए अथवा उसको पोस्टपोन करने के लिए। तो सर, अगर कोई महिला 2 साल पुराना नी पेन आपके पास में लेकर आती है तो आप उसे क्या ट्रीट करेंगे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। परहैप्स मेरे ओपीडी में ऐसे बीसियों पेशेंट डेली आते हैं। इनफैक्ट हमारे आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आने वाला एक सबसे कॉमन पेशेंट यही, एक 45-50-55 साल की महिला जिनको 6 महीना, साल भर, 2 साल से घुटने का दर्द है। काफ़ी उन्होंने पेन किलर खा चुके हैं। कुछ लोग जो पेन किलर के प्रति सजग होते हैं वो बिना पेन किलर खाए आते हैं। वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, ये भी हो गया वो भी हो गया, फिर भी दर्द नहीं जा रहा। तो ऐसे पेशेंट से सबसे पहले तो हम उनसे बात करते हैं, उनकी हिस्ट्री जानने के लिए कि उनका पेन सिर्फ घुटने में है या फिर कोई दूसरे जॉइंट्स में भी है। पेशेंट को पेन कब है, कब से है, कब ज़्यादा होता है, कोई विशेष एक्टिविटी करने पे ज़्यादा होता है क्या, उनको और कौन सी बीमारियां हैं जिससे उनका नी पेन बढ़ सकता है या कॉम्प्लिकेट हो सकता है। वो करने के बाद पेशेंट का एक विधिवत फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिनमें हम उनके घुटनों को एग्जामिन करते हैं और देखते हैं कि कहीं घुटने टेढ़े तो नहीं, घुटनों में कौन सी जगह पे विशेष पेन होता है, घुटने क्या पूर्णतः सीधे हो पाते हैं, घुटने क्या पूरी तरह मुड़ पाते हैं। वो सब देखने के बाद मोस्टली 90% केसेस में हम पेशेंट के घुटनों का एक एक्सरे भी करते हैं। देखिए, एक्सरे करने का कारण, पहला कारण है कि हमें देखना है कि घुटनों में घर्षण हो चुका है, क्या घुटनों में अर्थराइटिस है, और दूसरा कारण यह है कि यदि उनको अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस का ग्रेड क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस अथवा संधिवात का ग्रेड क्या है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो उसके अनुसार हम अपना ट्रीटमेंट डिसाइड करेंगे। यदि वो ग्रेड 1 है तो ग्रेड 1 में पेशेंट टिपिकली क्या होता है, 40-45 साल के आसपास के पेशेंट होते हैं जिन्हें सिर्फ नीचे बैठने में तकलीफ होती है, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ होती है, दिन के अधिकांश काम करने में उन्हें कोई भी तकलीफ नहीं होती। तो ऐसे पेशेंट्स नॉर्मल ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं। और उसके विपरीत एकदम ग्रेड 4 का पेशेंट अगर हम देखें तो भाई इनको रात में सोते वक्त भी तकलीफ होती है, इनको
घरगुती काम करना भी मुश्किल है, इनको बाथरूम जाना भी मुश्किल है, कोई घर में छोटा फंक्शन हो, किसी का बर्थडे हो, तो वो अटेंड करना भी इनके लिए बहुत बड़ा काम है। तो इस स्पेक्ट्रम में पेशेंट आते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1 अर्थात सबसे कम, ग्रेड 4 अर्थात सबसे ज़्यादा। तो जब हम एक्सरे पे देखते हैं इनका ग्रेड क्या है, पहले तो देखते हैं कि नहीं इनको ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो एक्सरे पे कंफर्म हो जाता है। उसके लिए ऑस्टियोआर्थराइटिस को कंफर्म करने के लिए किसी भी प्रकार के सीटी एमआरआई की जरूरत नहीं, एक हमारा सादा एक्सरे ठीक है। हाँ, अगर हम लिगामेंटस इंजरी या फिर कोई दूसरी फ्रैक्चर रिलेटेड इंजरी की बात कर रहे हैं, या फिर ऑटो इम्यून डिसीज जैसे आमवात की बात कर रहे हैं, तो कुछ ब्लड टेस्ट अथवा कुछ एमआरआई की आवश्यकता पड़ती है। नहीं तो संधिवात के लिए आपका एक्सरे पर्याप्त है। एक्सरे देखने के बाद फिर उनका स्टेज क्या है, उस पर हम और अधिक पेशेंट को समझा सकते हैं, और स्टेज के अकॉर्डिंग हम उन्हें बताएंगे कि उन्हें किस प्रकार का ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं उसको साधारण करके बताऊं, आपको एकदम सिंपल इजी करके बताऊं, तो यूजुअली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में साधारण चीज़ों से पेशेंट का पेन ठीक हो जाता है, नी पेन कंट्रोल हो जाता है। जैसे जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, वज़न कम करना, फिजिकल एक्टिविटी ठीक ठाक रखना, मलहम लगाना, नी कैप पहनना, नीचे न बैठना, ये सब चीज़ें अगर हम करेंगे और थोड़ी बहुत 3 या 4 दिन के लिए कोई कम पावर की पेन किलर, मैक्सिमम 15 दिन के मेडिकेशंस में ही कंट्रोल हो जाता है। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में दुर्भाग्यवश सिंपल ट्रीटमेंट काम नहीं करता, और ज़्यादातर पेशेंट दुर्भाग्यवश जो हमारे पास आते हैं वो ग्रेड 3 ग्रेड 4 पे आते हैं। बहुत पेन किलर खा चुके होते हैं, कुछ लोग तो कहते हैं डॉक्टर साहब हमने क्विंटल से पेन किलर खाई, कुछ नहीं होता। और आपके माध्यम से मैं तो सबको कहना चाहूँगा, पेन किलर एक नशे की जैसी चीज़ है। 4 से 6 घंटा आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद जैसे थे। आज तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पेन किलर खा के बिल्कुल ठीक हो गए। तो पेन किलर अवॉइड करें तो अच्छा है, उससे हमारी किडनी को बहुत ज़्यादा नुकसान है। ऑलरेडी हमारे पास सोसाइटी में अगर हम देखें तो हर अगले व्यक्ति को शुगर या बीपी है। शुगर या बीपी की वजह से वैसे ही आपकी किडनियों को बहुत नुकसान होता है, और उस पर अगर हम पेन किलर्स दे रहे हैं तब तो फिर भगवान ही मालिक है आपकी किडनी की। तो अपनी किडनी पे रहम करें और पेन किलर्स ना खाएं। दूसरी एक बहुत कॉमन चीज़ दुर्भाग्यवश मैंने देखी है कि लोगों को स्टेरॉइड खाना भी काफ़ी पसंद है। कुछ स्टेरॉइड ले लेते हैं और फिर उनके बाद अच्छा लगना चालू होता है। पर फिर से और एक चीज़ आपके माध्यम से मैं सबको कहना चाहूँगा, स्टेरॉइड भी इस चीज़ का इलाज नहीं है, बल्कि स्टेरॉइड खाने से आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस तो है ही, ऑस्टियोपोरोसिस नामक एक बीमारी और हो जाएगी। आपकी हड्डियाँ, आपके जोड़ घिस तो चुके हैं पर आपकी हड्डी भी कमज़ोर हो जाएगी। तो स्टेरॉइड भी एक बहुत ही शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट है। स्टेरॉइड खा के लोगों को एक फील गुड की फीलिंग आती है, बट उससे कोई आपका शाश्वत इलाज होता नहीं। तो ग्रेड 1 और 2 में सादे इलाज से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, पर ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में सादे इलाज से ठीक नहीं होते। हालांकि हर पेशेंट को हम एक कंजर्वेटिव मैनेजमेंट का ट्रायल ज़रूर देते हैं। हम चाहते हैं कि वो बिना ऑपरेशन के और बिना कोई मेजर चीज़ के ठीक हो जाए, पर अधिकतर अगर हम लिटरेचर देखें, अगर हम पेशेंट्स देखें, सब डॉक्टर्स का अनुभव देखें, तो ग्रेड 3 और ग्रेड 4 के पेशेंट्स यूजुअली बिना सर्जिकल ट्रीटमेंट के ठीक नहीं होते। तो क्या सर, अगर ये सही समय पे नी पेन के लिए ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो क्या उसका बॉडी पर दूसरा भी कुछ परिणाम हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न फिर से रुपेश जी। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करके कहूँगा, आप अपना होमवर्क बहुत अच्छे से करके आए हैं। आपने खुद काफ़ी रीडिंग करी है लगता है इस बार। थैंक यू सर। देखिए, पहले तो मैं कहूँगा, यदि हम उसको सही टाइम पे ट्रीट करना चालू नहीं करते तो आपके घुटने का पेन बढ़ते ही जाएगा। हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम उसकी बढ़ने की स्पीड को भी कम नहीं कर पाएंगे, तो घुटने तो आपके खराब होंगे। दूसरा, जो ये पब्लिश्ड डेटा है, पब्लिश्ड साइंटिफिक स्टडी है, और हमारे अनुभव में भी हमने देखा है कि अधिकतर लोग 60 वर्ष या 60 वर्ष के ऊपर के जो घर में गिरते हैं,
सबसे कॉमन इंजरी उनमें होती है हिप फ्रैक्चर, हमारे कूल्हों का फ्रैक्चर। वो घर में गिरते क्यों हैं? क्योंकि नी पेन के कारण वो बराबर चल नहीं पाते हैं। नी पेन के कारण उनके सीधे घुटने कर्व हो जाते हैं, बोनी हो जाते हैं। तो व्यक्ति की चाल जो है वो इस प्रकार हो जाती है, जैसे मैंने आपको पहले कहा वॉडलिंग गेट। तो वॉडलिंग गेट के कारण व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ता है और वो गिरता है। तो लगभग 100% पेशेंट्स जो कूल्हे के फ्रैक्चर के साथ आते हैं, सबके घुटने खराब होते हैं। हम जब कूल्हे का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, घुटनों पे नज़र डालते हैं, उसी वक्त क्लिनिकली एग्जामिन करके देखते हैं, एक्सरे करते हैं, तो मालूम पड़ता है बहुत ही ज़्यादा खराब। तो ये एक चीज़ है, जो अगर आपका घुटना खराब है तो आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा है, आपको पेन ज़्यादा है, और यदि आप गिरेंगे तो आपको बाकी इंजरीज तो होंगी, क्योंकि बुढ़ापे में वैसे ही हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आप गिर जाएंगे तो फ्रैक्चर होगा। दूसरी और ये एक नई फाइंडिंग है, इस बारे में रिसर्च अभी और जारी है, पर ये सच है, हमने अपने अनुभव में भी देखा है कि जब पेशेंट्स के घुटने खराब होते हैं, तो मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, उनका वॉडलिंग गेट हो जाता है। वॉडलिंग मतलब बतख के चलने को वॉडल करना बोलते हैं। आपने देखा है बतख किस प्रकार चलती है? हाँ सर। बतख ऐसे चलती हैं मटक के। तो जब हमारे यहाँ घुटने खराब हो जाते हैं तो पेशेंट्स भी यूं इस प्रकार चलते हैं। बहुत कॉमन है, आप ऑब्जर्व करिए, आपके घर के बाहर के रोड पे खड़े होके आप ऑब्जर्व करिए, 10 में से 5 लोग इस प्रकार से वॉडल कर रहे हैं। तो जब हम वॉडल करके चलते हैं तो उस दरमियान हमारा जो बैक होता है, हमारा जो स्पाइन होती है, लोअर स्पाइन, इस पे भी प्रेशर ज़्यादा आते हैं। तो प्रेशर ज़्यादा आने की वजह से यहाँ पे लंबर कैनाल स्टेनोसिस नाम की एक बीमारी भी डेवलप हो सकती है। लंबर कैनाल स्टेनोसिस के लक्षण ये हैं कि पेशेंट को कुछ दूर चलने के बाद, मसलन 50 मीटर 100 मीटर चलने के बाद पैरों में झुनझुनी आना, पैरों में चींटी आना चालू होता है, फिर बैठना पड़ता है, उन्हें फिर उठ के फिर उतना चलती हैं, फिर बैठना पड़ता है। तो यदि आपका नी पेन ठीक नहीं है, यदि आपको घुटने में दर्द है और आप वॉडल करते हुए चल रहे हैं, तो उसका परिणाम आपके स्पाइन पे भी होगा। चौथा, और जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड है, वो है मेंटल हेल्थ। यदि किसी के घुटने बहुत खराब है, बाथरूम भी वो नहीं जा पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे दीवार पकड़ के जा रहे हैं, तो आप सोचिए एक बूढ़ा व्यक्ति जो इतना बेसिक काम, बाथरूम स्वतः जाना, जो नहीं कर पा रहा है, उसकी सेल्फ एस्टीम क्या हो? वो बैठे बैठे अपने बिस्तर पे क्या सोचेगा? बहुत बार पेशेंट्स ऐसा बोलते हैं, डॉक्टर साहब हे ठीक करा, नहीं तो मला मारून टाका, इसका शाश्वत इलाज करिए, मेरा घुटनों का दर्द ठीक करिए, नहीं तो मेरे को खत्म कर दीजिए। इस प्रकार की चीजें जब हम बहुत बार, बहुत देर तक, बहुत दिनों, महीनों, सालों तक बेड पे रहें, तो इस प्रकार के ख्याल भी बुढ़ापे में आना चालू होते हैं, जो अच्छी बात नहीं। यानी सर, आपके अगर घुटने खराब है तो आपकी पूरी बॉडी खराब है, कह सकते हैं। यानी उन्हें सही समय पे रहते हुए उन्हें क्या ट्रीटमेंट ऐसी लेना चाहिए? देखिए, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में तो मैं सादा ट्रीटमेंट आपको बता भी चुका हूँ। साथ में अगर वो बर्फ लगाएं, वहाँ पे आइस पैक्स लगाएं अपने घुटनों में, तो भी बहुत फ़ायदा होता है, पेन किलर की आवश्यकता कम पड़ती है। बट चलिए, ग्रेड 1 ग्रेड 2 में हमने यदि उचित ध्यान नहीं दिया, या फिर हमने सब कुछ किया, उसके बावजूद हमारा घुटने का दर्द एक उम्र के बाद बढ़ गया, 60-65 के बाद बढ़ गया, और ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक पहुँच गया, तब रूपेश जी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, या फिर जिसे अंग्रेजी में कहा जा सकता है नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, सादा इलाज, सर्जरी न करते हुए, उससे पेशेंट का भला नहीं। ग्रेड 3 ग्रेड 4 जो लंबे वक्त तक चल रहा है, सादा ट्रीटमेंट फेल हो चुका है, तो ऐसे पेशेंट्स को सर्जिकल ट्रीटमेंट की ही आवश्यकता है। बिना सर्जिकल ट्रीटमेंट वो ठीक नहीं होता। तो क्या सर ये सर्जरी कराना सही है? बिल्कुल 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 सही है, अच्छा है, लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है, और सबसे बड़ी बात वो सेफ है। तो बहुत से लोग सर ये सर्जरी के लिए डरते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, फियर ऑफ सर्जरी एक हमारे समाज में है। ये सिर्फ ऑर्थोपेडिक सर्जरी की बात नहीं है। अगर किसी से आप कहेंगे कि कोई गले की सर्जरी करानी है, थायराइड की सर्जरी करानी है,
या कान की सर्जरी करानी है या अपेंडिक्स की सर्जरी करानी है, हर सर्जरी के लिए फियर ऑफ सर्जरी तो हमारे समाज में है। वो एक बहुत बड़ा कारण है। तो सर ये सर्जरी कराने के बाद में कितने दिन में रिकवरी आती है? अच्छा, ओके। तो सर्जरी के बारे में तो मैं पहले आपको समझाऊं जी ये क्या है। देखिए, सर्जरी मोटा मोटा दो प्रकार की होती है। ये मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में बता रहा हूँ। वैसे तो इस डिटेल में जाएं तो भाई हमारा एक हफ्ता भी कम पड़े पॉडकास्ट को, बट अगर सब सामान्य शब्दों में मैं आपको बताऊं, दो प्रकार की सर्जरीज होती है। एक होता है टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें घुटनों का जो घिस गया वाला हिस्सा होता है वो निकाल के हम कोबाल्ट क्रोमियम या टाइटेनियम से बने हुए इम्प्लांट अर्थात कृत्रिम घुटने वहाँ पे लगाते हैं, और उसके साथों साथ जो पैर ऐसा हो चुका है उसको सीधा भी करते हैं। इसको बोलते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। ये बहुत ही कॉमनली की जाने वाली शस्त्रक्रिया है। दूसरी शस्त्रक्रिया है रीअलाइनमेंट सर्जरी, अर्थात यदि हमारा पैर ऐसा हो गया है तो उस पैर में एक आर्टिफिशियल फ्रैक्चर क्रिएट करके उसका अलाइनमेंट वापस ऐसा किया जाता है, बट नी रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता। उसमें भगवान के दिए हुए जो हमारे नैसर्गिक घुटने हैं वो प्रिजर्व किए जाते हैं। ये ग्रेड 3 अर्थराइटिस में किया जा सकता है, अर्ली ग्रेड 3 अर्थराइटिस में। बट लेट ग्रेड 3 अर्थराइटिस में या ग्रेड 4 अर्थराइटिस में रीअलाइनमेंट सर्जरी नहीं करते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट ही उस दरमियान उचित होता है। मुझे लगता है आपने जो प्रश्न पूछा वो टोटल नी रिप्लेसमेंट के बारे में है। जी जी। तो जैसा मैंने आपको बताया, टोटल नी रिप्लेसमेंट में घुटनों का जो घसा हुआ भाग है वो बदल दिया जाता है। तो उसके बाद हमारा रिकवरी बहुत ही प्रेडिक्टेबल होता है। उसमें रिकवरी में कोई अनप्रेडिक्टेबल चीज़ नहीं होती। पेशेंट का यदि सुबह ऑपरेशन हुआ तो उन्हें हम शाम को चलाते हैं, यदि शाम रात को ऑपरेशन होता है तो अगले दिन सुबह चलाते हैं। सो मच सो कि हम उन्हें पेशाब की भी कोई नली डालते नहीं, कैथेटर बिल्कुल नहीं डाला जाता है, एंड इनकरेज किया जाता है कि जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े होकर पेशेंट खुद से बाथरूम जाए और अपना सारा काम स्वतः करें। यदि पेशेंट ज़्यादा बूढ़े नहीं हैं, अर्थात अर्ली 60s में हैं, लेट 50s में हैं, 56-57 साल के हैं, 62-63 साल के हैं, कोशिश करते हैं कि उनका वॉकर जल्दी छूटे और फटाफट हम उनको रिहेबिलिटेट करें। बट यदि पेशेंट बूढ़े हैं, 75 साल के हैं, 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, तो वॉकर हम थोड़ा लंबा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो पहले दिन पे ही पेशेंट को चलाया जाता है। सारी एक्सरसाइजेस फिजियोथेरेपी के माध्यम से डे 1 पहले दिन पे ही चालू की जाती है, और अगले दिन यदि पेशेंट रिकवर्ड है, पेशेंट को चक्कर नहीं आ रहा है, उनका अच्छा खाना पानी जब चालू हो जाता है तो हम उन्हें सीढ़ी भी चढ़ाते हैं विदिन 24 आवर्स। विदिन 24 आवर्स सीढ़ी चढ़ा के विदिन 48 आवर्स पेशेंट इज एट हिज और आवर होम। 48 घंटे में पेशेंट उनके घर में होता है। पेशेंट की रिकवरी बेहतर हो, उनका रिहैबिलिटेशन और प्रेडिक्टेबल और अच्छा हो, इस कर के लिए फिजियोथेरेपी बहुत काम करती है। फिजियोथेरेपी तो सर प्री ऑपरेटिवली भी और पोस्ट ऑपरेटिवली भी, ऑपरेशन के पहले भी और ऑपरेशन के बाद भी, बहुत ही जादुई चीज़ है। हर पेशेंट को जो मुझसे नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी कराते हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि कम से कम उनको 3 हफ्ते की फिजियोथेरेपी करना है, 3 से 4 हफ्ते की। उससे उनके रिजल्ट्स बहुत बेहतर होते हैं। तो सर ये फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी में सर जो हमारे पैर की मसल्स होती हैं, हमारे घुटने की मोर प्रिसाइसली जो मसल्स होती हैं, उन्हें स्ट्रेच किया जाता है और स्ट्रेंथन किया जाता है, अर्थात उनका खिंचाव किया जाता है, खिंचाव लाया जाता है और उन्हें मजबूत किया जाता है। तो जितना हम उनको का खिंचाव लाएंगे उतना हमारा घुटना पूरा सीधा होगा और मुड़ेगा। जितना हम उन्हें मजबूत करेंगे उतना हमको चलने में सहूलियत होगी। तो फिजियोथेरेपी ऑपरेशन के बाद भी लगती है, और टिपिकली मैं देखता हूँ 8 से 10 दिन 70-75 साल के पेशेंट को वॉकर छूटने में लगते हैं। यदि पेशेंट यंग है अर्थात लेट 50s और अर्ली 60s में है, तो वॉकर भी जल्दी छूट जाता है और लगभग 2 हफ्ते में टाका निकाला जाता है। 1 महीने में हम पेशेंट को फिर से देखते हैं और उसके बाद एवरी 6 मंथ्स उन्हें आने के लिए कहते हैं।
तो यानी सर ये फिजियोथेरेपी जो है सर्जरी के बाद की जाती है या सर्जरी के पहले भी हम कर सकते हैं बिल्कुल अगर कर सकते हैं सर, बिल्कुल कर सकते हैं। और फिजियोथेरेपी ग्रेड 1 ग्रेड 2 अर्थराइटिस में भी बहुत कारगर होती है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। जैसा मैंने कहा, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ आवर मसल्स, हमारे मांसपेशियों स्नायु को खींचना का खिंचाव करना और उन्हें मजबूत करना, दोनों ये चीज़ करती है। फिजियोथेरेपी पहले भी की जा सकती है, बाद में तो है ही कंपलसरी, पर ग्रेड 1 ग्रेड 2 अर्थराइटिस में भी यदि आप फिजियोथेरेपी करेंगे तो आपको बहुत आराम हो। फिजियोथेरेपी सही मायनों में एक जादुई चीज़ है, और बिल्कुल मैं तो उसको इनकरेज करता हूँ। आपके माध्यम से मैं सबसे कहूँगा भी कि फिजियोथेरेपी अपनाएं, फिजियोथेरेपी को स्वीकार करें। और यदि घुटने का दर्द है या बैक पेन है तो इन चीज़ों में फिजियोथेरेपी बहुत अच्छा काम करती है। तो सर आपके हिसाब से सर्जरी के लिए किसी प्रकार का कोई डरना नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति को। देखिए, डर का तो कोई कारण मुझे दिखता नहीं। देखिए, अगर किसी को बहुत ही सीवियर हार्ट डिसीज़ है, ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको पहले 2-4 अटैक आ चुके हैं, बाईपास सर्जरी हो चुकी है, बाकी चीज़ें हैं, तो फिर ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेट करने के पहले हम उनको रिस्क समझाएंगे। सीधी सी बात है, एक सादी सी सर्जरी अगर उनमें करने गए तो भी रिस्क रहेगा। ये तो टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी है, जो कि एक बड़ी सर्जरी होती है। तो जैसे कोई कार्डियक पेशेंट है, मैंने आपको बताया, उनमें रिस्क औरों से ज़्यादा है। पर अगर हम रिस्क को कंट्रोल करके चलें, एक कार्डियोलॉजिस्ट साहब का ओपिनियन लेके उनको बराबर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऑपरेट करें, तो फिर बहुत अच्छा है, उसमें फिर रिस्क न के बराबर है। अगर किसी का शुगर अनकंट्रोल्ड है, बहुत बार होता है लोगों के शुगर 400 450 500 जाते हैं, तो भी रिस्क ज़्यादा है, हम उनको ऑपरेट नहीं करते। हम कहते हैं कि भाई साहब जाइए, आपकी शुगर पहले कंट्रोल करके आइए, फिर हम आपको ऑपरेट करेंगे। तो अच्छे डायबिटोलॉजिस्ट, अच्छे फिजिशियन साहब का ओपिनियन लेके हम उनकी शुगर करते हैं कंट्रोल, और फिर उन्हें न के बराबर रिस्क से फिर से ऑपरेट करते हैं, फिर उसके बाद ऑपरेट करते हैं। यदि किसी का बीपी बहुत ज़्यादा है, 180 200 है, तब भी हम उनसे कहते हैं भाई साहब आपके फिजिशियन के पास जाइए, बीपी कंट्रोल करिए। उन्होंने हरी झंडी दिखाई तब हम ऑपरेट करेंगे। बीपी कंट्रोल होने के बाद, सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में आने के बाद, हम उन्हें न के बराबर रिस्क से ऑपरेट करते हैं। बहुत लोगों का खून कम होता है, विशेषकर महिलाओं में, उनको चक्कर आते रहते हैं, हीमोग्लोबिन कम होता है। ऐसे से भी हम माता जी से कह रहे थे, माता जी पहले अपना खून बढ़ाइए। यदि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़े, यदि उनको आयरन के इंजेक्शंस की आवश्यकता पड़े, तो उसके माध्यम से खून बढ़ाया जाता है और फिर उन्हें हम ऑपरेट करते हैं। तो कोई भी चीज़ रहे, हम उसे कंट्रोल करके उसके बाद में उसे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो सर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। तो सर क्या आप ये बता पाएंगे कि ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 क्या है। देखिए, ग्रेड 1 ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4, ये एक्सरे बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी। एक्सरे देख के हम बता सकते हैं कि वो क्या है। ग्रेड 1 में अगर आप देखें तो जो घुटने की अंदर वाली जॉइंट स्पेस होती है वो हल्की सी कम होती है। ग्रेड 2 में अगर आप देखें तो वो स्पेस ज़्यादा कम होती है। ग्रेड 3 में अगर आप देखें तो घुटने का जो बाहर का हिस्सा होता है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गया होता है। ग्रेड 1 2 में सिर्फ अंदर का हिस्सा, ग्रेड 3 में बाहर का हिस्सा। और ग्रेड 4 में यदि आप देखें तो अंदर और बाहर के हिस्से तो इन्वॉल्व है ही, उसके साइड जॉइंट हल्का सा सबलक्स हो गया रहता है, अपनी जगह से थोड़ा हिल गया होता है। तो ये एक एक्सरे बेस्ड क्लासिफिकेशन है, ये आपका ऑर्थोपेडिक सर्जन बेहतर समझ सकता है। तो सर बहुत से लोगों में एक कंफ्यूजन होता है कि सर्जरी के बाद में क्या उनकी वो पुरानी लाइफ उन्हें वापस मिल सकती है। जी, देखिए, ऐसा है कि सर्जरी के बाद में आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं। ये उसी प्रकार है जब हमारे आँख की, जब हम रेटिना की सर्जरी करते हैं, तो रेटिना की सर्जरी के बाद भी आप अपना विजन किससे कंपेयर कर रहे हैं। उसी प्रकार आप जब घुटने की सर्जरी कर रहे हैं तो आप आपकी एक्टिविटी किससे कंपेयर कर रहे हैं। आप आपके 18 साल के यदि व्यक्ति से कंपेयर कर रहे हैं, जब आप 18 साल के थे, तो उस प्रकार की मोबिलिटी आपकी नहीं आती। कुछ लोगों की आती है, पर अधिकांश लोगों की 18 साल के जैसा नहीं आता है। पर हाँ, आज जो आपकी स्थिति है, आज आपको दर्द है, आपका दर्द ठीक हो जाता है।
आज आपके घुटने टेढ़े हैं, आपके घुटने सीधे होंगे। ओके। आज आप अपना घरगुती काम नहीं कर पा रहे, घरगुती काम आप कर पाएंगे। आज आप फंक्शंस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप फंक्शंस अटेंड कर पाएंगे। आज आप गाड़ी चला नहीं पा रहे हैं, आप गाड़ी चला पाएंगे। नी पेन की वजह से आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। बट अभी आपका यदि प्रश्न हो कि मैं क्रिकेट फील्ड में जाके बॉलिंग डाल पाऊंगा क्या, तो वो नहीं होगा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हमारा मापदंड क्या है? एक 18 साल का युवा अगर हमारा मापदंड है तो वैसा नहीं होता, क्योंकि ऑपरेशन है, जादू नहीं है। आप ठीक हो जाएंगे, दर्द चला जाएगा, घुटना सीधा हो जाएगा, सारे कार्य कर पाएंगे। घुटने की वजह से आपका कोई कार्य रुकेगा नहीं। ये होगा सर्जरी के बाद। दूसरा, आपके माध्यम से ये प्रश्न से रिलेटेड और एक चीज मैं कहूंगा, अभी तक कुछ सालों पहले तक चंद्रपुर में ये शस्त्रक्रिया नहीं की जाती थी। इनफैक्ट जो भी टायर 3 सिटीज हैं, जैसे गोंदिया, भंडारा, यवतमाल, चंद्रपुर, वारंगल, मंचिरियाल, आदिलाबाद, आसिफाबाद, ऐसे जगहों पे ये सर्जरीज नहीं होती थी। लेकिन जो बड़ी सिटीज़ हैं, अर्थात नागपुर, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, कोल्हापुर या फिर हैदराबाद, विशाखापट्टनम, ऐसी जगहों पे ये सर्जरीज बहुत होती थी। तो उससे क्या हुआ, जो बड़ी जगह है वहाँ पे ये सर्जरी इस्टेब्लिश हो गई। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मुंबई में आप कम्युनिटी लिविंग में रह रहे हैं, आप एक बिल्डिंग में रह रहे हैं, वो बिल्डिंग में 40 परिवार हैं, आपकी सोसाइटी में वैसी 5 बिल्डिंग है, तो 200 परिवार एक बूढ़ी महिला को देखते थे जिन्हें उनके घर वाले व्हील चेयर से बिल्डिंग के सामने वाले पार्क में लाके शाम को बिठाते थे। एक दिन ऑपरेशन के बाद वो महिला पार्क के छोटे छोटे चक्कर मारने लग गई। तो उसी प्रकार उस दिन 200 परिवार इंस्पायर हो गए कि हाँ भाई, इस चीज़ का इलाज हो सकता है। ये महिला को नी पेन था, उसकी वजह से वो व्हील चेयर पे थी, आज वो स्वावलंबी हो गई हैं, आज वो आत्मनिर्भर हो गई हैं, आज वो अपने कार्य स्वतः कर पा रही। 200 लोगों को उससे इंस्पिरेशन मिल गया, उनके परिवार में, उनके नोन में कोई रहेगा तो उनको पता चल गया कि भाई इसका ट्रीटमेंट होता है। राइट। सेम चीज़ चंद्रपुर में नहीं थी सर। ओके। लोगों को पता ही नहीं था कि नी रिप्लेसमेंट कुछ होता है। तो शुरुआत वहां से कर रहे हैं। इसी चीज को कंपेयर करिए सर एक मोतियाबिंद के ऑपरेशन से। मोतियाबिंद का ऑपरेशन लोगों को पता है होता है, उसके बाद रोशनी आती है। तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन एक एस्टेब्लिश्ड ऑपरेशन है चंद्रपुर में। मोतियाबिंद होता है, आप देख नहीं पाते हैं, आप ऑपरेशन करा लेते हैं, नया लेंस डाल लेते हैं, आप देख पाते हैं, आपकी लाइफ पूर्ववत चलती है। वैसे ही नी रिप्लेसमेंट अभी एस्टेब्लिश हो रहा है टायर 3 सिटीज में। इसलिए इसको लेके इतने प्रश्न आते हैं। लोग सोचते हैं ये काम नहीं करेगा, लोग सोचते हैं इसकी वजह से हमें कोई दूसरी तकलीफ हो जाएगी। ऐसा नहीं है। नी रिप्लेसमेंट एक बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। 100% तो कोई भी चीज़ मेडिसिन में नहीं होती। मेडिसिन अर्थात पूरी मेडिकल फील्ड में कोई भी चीज़ 100% नहीं होती। न ही मैं गॉड हूँ, न ही मैं फ्रॉड हूँ, तो मैं 100% प्रॉमिस नहीं करता। बट 99% लोगों का बहुत ही अच्छी से हो जाता है। 1% लोगों में या फिर उससे भी कम परसेंट लोगों में जो कॉम्प्लिकेशंस आते हैं वो भी अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। तो इट इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। यदि हमारा बीपी कंट्रोल है, हमारा शुगर कंट्रोल है, हमको हार्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई और दूसरी तकलीफ नहीं है, तो हम बिल्कुल इसे करा सकते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम है, जैसा मैंने आपको पिछले सेगमेंट में कहा, राइट। यदि हमारा शुगर कंट्रोल नहीं है तो हम शुगर कंट्रोल करके इसे करा सकते हैं। तो क्या सर ये सर्जरी के बाद हमें कुछ डाइट फॉलो करना होता है? देखिए, ऐसी कुछ विशेष डाइट नहीं होती। मुझे पता है आप ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत बार जिनकी हार्ट की सर्जरी होती है, हाँ। एंजियोप्लास्टी या फिर ओपन हार्ट सर्जरी या बाईपास सर्जरी, ऐसे लोगों को एक डाइट दी जाती है। बट नी रिप्लेसमेंट के बाद आपको कोई बहुत विशेष डाइट नहीं फॉलो करनी पड़ती है। हाँ, एक बूढ़े लोगों में हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी से रिहैबिलिटेशन फास्ट हो, इस करके लिए हम उन्हें प्रोटीन डाइट, हाई प्रोटीन डाइट खाने की सलाह देते हैं। अर्थात पनीर खाएं, दाल खाएं, चना खाएं, जिन चीज़ों में ज़्यादा प्रोटीन है।
यदि नॉनवेज हम खा सकते हैं तो भाई नॉनवेज खाएं, सूप पिए उसका, तो इससे हमारा रिहैबिलिटेशन फास्ट होगा, हम वापस काम पे जल्दी आएंगे, हमारे सर्जरी की वजह से जो हमारा चीरा वगैरह बॉडी पे लगा है वो जल्दी भरेगा। और यदि पेशेंट को डायबिटीज़ है तो जो स्टैंडर्ड डायबिटिक डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अवॉइड किया जाता है, शुगर अवॉइड किया जाता है, सब कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड डाइट, मसलन चावल अवॉइड किया जाता है, वो सब चीज़ें हम करने कहते हैं। पर नी रिप्लेसमेंट के लिए कोई बहुत ही विशेष डाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती सर्जरी के बाद जो आप घर पे ना ले सकें। तो सर जैसे अभी आपने प्रोटीन के बारे में बताया तो उससे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि क्या ये सर्जरी के बाद में जो यंग एज के लड़के हैं लड़कियां हैं तो वो सर्जरी के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं? देखिए, एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल सिचुएशंस, कि मतलब बहुत ही एक्सेप्शनल केस में, शायद 1000 में से एक केस में हम यंग लोगों में टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं। यंग लोगों में यूजुअली टोटल नी रिप्लेसमेंट नहीं किया जाता। यथासंभव हमारी कोशिश होती है कि ईश्वर का दिया हुआ घुटना बचाया जाए। रिप्लेसमेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, मतलब सभी व्यवहारिक कारणों की वजह से। एक आध केस जो हम यंग लोगों में करते हैं उसे आप छोड़ दीजिए, उसके बारे में हम और ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। बट जो सबसे ज़्यादा जो होता है 99%, 99.99%, हम 45-50 साल के ऊपर ही करते हैं। उसके बाद भी आप सारी एक्सरसाइज करते हैं। मेरे कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो जिम में डेडलिफ्ट भी करती हैं, महिलाएं, टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद। तो उसके बाद आप सभी काम आपके एज के अनुसार जो भी आप काम है आप कर पाएंगे जी। पर यंग लोगों में हम ये सर्जरी अवॉइड करते हैं। हाँ, अगर बहुत ही सीवियर अर्थराइटिस है जो कि आमतौर पे गठियावात में होता है कि 25-26 साल के घुटने भी बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, पेशेंट बेड पे पड़े होते हैं, हमारे यहाँ आने के पहले ही आते हैं तो बाबा उस स्ट्रेचर पे खटिया पे ही घर से आते हैं। ऐसे केसेस में एक्सेप्शनल केसेस में हम टोटल नी रिप्लेसमेंट यंग लोगों में करते हैं। अदरवाइज दिस इज नॉट अ सर्जरी ऑफ यंग। ओके। तो सर आपके हिसाब से ये एज ग्रुप बहुत मैटर करता है सर्जरी के लिए? जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि इसमें जेनेटिक्स का भी कुछ प्रॉब्लम होता है? देखिए, 3 चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको घुटनों का दर्द ज़्यादा होने की संभावना है। ओके। पहला तो है जेनेटिक्स। अब आपकी माता जी को अगर दर्द है, आपके दादी जी को अगर, आपकी आजी को अगर दर्द था, आपके पिताजी को दर्द है, तो आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा है और कम उम्र में होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। दूसरा, यदि आपकी हाइट कम है, बहुत हमने कॉमनली देखते हैं हमारे समाज में कि जिन लेडीज़ की हाइट कम होती है और हाइट के अनुपात में वज़न ज़्यादा होता है, उनमें बहुत जल्दी और कम उम्र में सीवियर अर्थराइटिस होता है। उन्हें उनके घुटने कम उम्र में ही जल्दी घिसते हैं। तो इसी प्रकार हम अपने तीसरे फैक्टर पे आते हैं, वज़न ज़्यादा। तो ये 3 चीज़ अगर आप में है और तीनों ही अगर साथ में है तो भाई क्या कहना। यदि माँ को भी था, पिताजी को भी था, हमारी हाइट भी कम है, हमारा वज़न भी 100 किलो है, तब तो फिर हमें कुछ करने की अर्जेंटली बहुत ज़रूरत है। पहली बात, अब एक बात यह है कि हम अपनी हाइट अधिकांश केसेस में चेंज तो नहीं कर सकते। हम अपने जेनेटिक्स चेंज तो नहीं कर सकते। जो पर नेचुरल हाँ, चीज़ें हैं वो तो ये तो फिक्स्ड है, फिक्स्ड हाँ। वेरिएबल्स है। एंड बट हाँ, हम अपना वज़न चेंज कर सकते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी चेंज कर सकते हैं, अपनी आदतें चेंज कर सकते हैं, अपनी डाइट चेंज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करना चालू कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं उस पर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्या सर ये मार्बल फ्लोरिंग का भी हमारे घुटनों पर कुछ असर होता है? ये प्रश्न बहुत कॉमनली पूछा जाता है। देखिए, थेरोटिकली अगर देखें तो आप जब चल रहे हैं, आप जब भाग रहे हैं, तो आपके शरीर का जो फोर्स है वो ग्राउंड पे डिसेमिनेट हो जाना चाहिए, ग्राउंड के अंदर चले जाना चाहिए फिजिक्स के नियमों के हिसाब से। पर
जब हम मार्बल फ्लोर या फिर कोई भी कड़क फ्लोर या सेम कंटेक्स्ट में आप देखिए जो लोग सड़कों पे भाग रहे हैं, सड़कों पे मतलब डामर वाली सड़कों पे भाग रहे हैं, या फिर जो हार्ड कोर्ट्स पे लॉन टेनिस खेल रहे हैं, तो उनमें भी यही चीज़ लागू होती है कि जब वो उनका फोर्स ग्राउंड पे जो जाना चाहिए, ग्राउंड पे न जाते हुए ग्राउंड उनको वापस फोर्स उनके शरीर में जाता है, तो घुटनों पे पड़ने वाला दबाव ज़्यादा है। ओके। पर ये कितना सिग्निफिकेंट है, ये कोई माइनर फैक्टर है या मेजर फैक्टर है, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से आज भी ये माइनर फैक्टर है, ये कोई बहुत मेजर फैक्टर नहीं। मेजर फैक्टर मतलब है आपका वजन, आपका एक्सरसाइज, आपकी जेनेटिक्स, आपकी डाइट, आपका ऑक्यूपेशन। बहुत बार ऑक्यूपेशन एक बहुत निगलेक्टेड एरिया है, जो मैं देखता हूँ कि कारपेंटर्स में बहुत जल्दी और बहुत सीवियर घुटना खराब होता है, क्योंकि उनका काम का प्रोफाइल ऐसा है कि उन्हें बहुत घंटों तक नीचे बैठना पड़ता है, दिन में शायद 1000 बार वो ऊपर नीचे बैठते हो उठते हो, तो ऑक्यूपेशन भी एक बहुत मेजर फैक्टर है। मार्बल थेरोटिकली आपका प्रश्न बहुत उचित है, बट मेरे हिसाब से वो बहुत ही एक माइनर फैक्टर है। हमारे पास सोसाइटी में कई और फैक्टर्स जो हम चेंज कर सकते हैं हमारे घर की टाइल्स के अलावा। तो सर आप किस टाइप का तेल या जेल रिकमेंड करेंगे? सर कोई भी तेल, कोई भी जेल रामबाण इलाज नहीं है। सादा जो हमारे मेडिकल में डाइक्लोफेनेक नामक कंटेंट का मलहम मिलता है, ओके, जो बहुत ही कॉमन छोटे से छोटे बेसिक गांव के मेडिकल में भी आपको मिल जाएगा, वो आप लगा सकते हैं, शायद 3-4 घंटे के लिए आपको आराम हो जाए। बट आप आज लगाएंगे या फिर हफ्ता 10 दिन लगाएंगे और घुटने का दर्द ठीक होगा, ऐसा नहीं। तेल, मलहम, रामबाण इलाज नहीं। हाँ, मसाज करने के बाद हमारे घुटनों की जो हमारी स्किन है उस पर ब्लड सप्लाई बढ़ता है, हमें थोड़ा अच्छा फील गुड महसूस होता है, और कुछ टाइम के लिए हमारा दर्द कम होता है, शायद 1 रुपया से 80 पैसे तक आएगा। पर मसाज रामबाण इलाज नहीं है। मसाज से हमारा घुटना घिसना बंद हो जाएगा अथवा ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। हम भी जब ग्रेड 1 ग्रेड 2 बहुत बार ग्रेड 3 के पेशेंट्स को भी मलहम देते हैं घुटने पे लगाने के लिए, बट वो एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। आज दर्द ज़्यादा हो रहा है, लगा लीजिए, आज कम हो जाएगा। वो इसके लिए नहीं है कि आप मलहम लगा लीजिए आपका पूरा घुटने का दर्द ठीक हो जाएगा। कोई भी तेल लगाया जा सकता है, कोई सादी मलहम लगाई जा सकती है, वो सिर्फ एक टाइम बीइंग, तत्पुरता जिसे मराठी में कहा जाता है, वैसा ट्रीटमेंट है। जी बिल्कुल सही। वो कोई रामबाण इलाज या बहुत ही वैज्ञानिक इलाज ऐसा नहीं रहेगा। जो हमारे एक बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जो एक तेल का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो भी जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो व्हील चेयर लेते हैं। गूगल करके देखिए, आपको उसकी फोटोज भी मिल जाए। और एक आपके माध्यम से मैं चंद्रपुर की सभी जनता को कहना चाहूँगा, हाँ, और वो सारी बूढ़ी महिलाएं होती हैं जी, शायद वो यही सोच के घुटने पे इस प्रकार का अमानवीय ट्रीटमेंट करती हैं कि मेरा घुटना ठीक हो जाए। मैंने तो भैया आज तक एक पेशेंट नहीं देखा जिनका घुटना ठीक हो। हाँ, शायद 3-4 घंटे तक आपको अच्छा लगे। तो ये बहुत ही अमानवीय और अघोरी प्रैक्टिस है, ट्रीटमेंट है, कि जिसमें लोहा गर्म करके घुटने पे चट्टे दिए जाते हैं, जिसे लोकल भाषा में कहा जाता है लासलं। अच्छा, माझ्या गुडघ्यात लासलं। डोंट डू दिस। 21वीं शताब्दी है, ये सारे प्रश्न छुड़ाए जा चुके हैं। इन प्रश्न के आज हमारे पास कॉन्क्रीट जवाब है। आपके पहले लाखों पेशेंट्स को ये तकलीफ हुई है, उनमें से कई ने ये गलती करके देख लिया है, और उसके बाद पिछले 60-70 साल के अनुभव के बाद हमारे पास बहुत ही कॉन्क्रीट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं कि ये स्टेज में ऐसा करें, ये स्टेज में ऐसा न करें, इस स्टेज में ये ऑपरेशन करें, उस स्टेज में ऑपरेशन न करें। तो मेरा सबसे यही हाथ जोड़ के विनती है कि जो भी इलाज करें वैज्ञानिक करें। अब मैं मेरे मॉडर्न मेडिसिन के बारे में बोल सकता हूँ।
मैं होम्योपैथी अथवा आयुर्वेदिक का ज्ञाता नहीं, ओके। पर यदि आपको उस ट्रीटमेंट पे भरोसा है, आपको होम्योपैथी पे भरोसा है, तो एक होम्योपैथी के ज्ञानी व्यक्ति से आप उसका ट्रीटमेंट लें। राइट। यदि आप चाहते हैं कि आपको आयुर्वेदिक पे भरोसा है, तो आयुर्वेदिक के ज्ञानी व्यक्ति से आप ट्रीटमेंट लें। कहीं कोई व्यक्ति कहीं राजस्थान से आ रहा है, कहीं यूपी से आ रहा है और छोटी छोटी पुड़िया बांट रहा है और हम उसको लोकल ट्रीटमेंट के नाम पे ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये हमारा जो इंडिजीनियस देश का साइंस है आयुर्वेद, ये उसको एक बुरा नाम देते हैं लोग, जो आयुर्वेद के नाम पे इस प्रकार का काम करते हैं और जो लोग इस प्रकार का सेवन करते हैं। तो वो पुड़िया खा रहे हैं हम, हमारे से कई पेशेंट्स, वो पुड़िया में है कुछ नहीं, स्टेरॉइड की गोली का चूरा है। तो ये सब की जो कुरीतियां हैं, ये मुझे बहुत दिखती हैं और कहीं ना कहीं मेरा मन ये मानता ही नहीं है कि शायद इनके घर में कोई भी पढ़ा लिखा ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। आज यदि हम गांव की तरफ जाएं, तो जो सादा भेड़ चरा रहा है व्यक्ति, वो भी लड़का मोबाइल देख रहा है। और ये कोई बहुत ही असामान्य चीज नहीं, ये हमें बहुत दिखती है गांव की तरफ। तो इंफॉर्मेशन तो सबके पास है, हमें बस उसको खुद जाके ग्रहण करना है। तो मेरी दादी को, अर्थात मेरे घर में कोई भी दूसरी महिला को अगर ये प्रश्न है, अगर ये तकलीफ है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अच्छी इंफॉर्मेशन खोजूं और उन्हें बताऊं कि ये करें, ये ना करें। और मनुष्य के 5-10 हजार साल के इतिहास में कभी इतनी सुलभता से इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी। लोगों को पता ही नहीं होता था और वो मर जाते थे। अच्छा। आज तो एवरीथिंग इज ऑन योर टिप्स। आप मोबाइल में कुछ भी दबाएं, आपको पता चल जाए। तो हम सही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेके हम अपने घर वालों को क्यों नहीं दे रहे? क्यों हमारे घर में इस प्रकार की कुरीतियां और अमानवीय प्रैक्टिस हो रही? जैसे लोहा लगाना, गरम चट्टे लेना, क्विंटल से पेन किलर खाना, ये सब चीजें आज भी अगर जारी हैं, तो मुझे बहुत इस चीज का दुख है। जबकि साइंस की प्रगति के बाद सब कुछ चीजें इतनी वेल डिफाइंड है। राइट। जो हम पिछले घंटे भर से बात कर रहे हैं हाँ। कि ये स्टेज है, इस स्टेज में यूं करना चाहिए, यूं नहीं करना चाहिए, दिस इज वेरी डिफाइंड। क्योंकि लाखों लोगों ने ये काम किया है। मेरे से पहले हजारों डॉक्टर्स आए, मेरे से बाद भी ये डॉक्टर्स आएंगे, सबका हम लोग एक कड़ी है इसमें। तो कोई भी अनसाइंटिफिक, अनवेरिफाइड, अमानवीय, अघोरी ट्रीटमेंट न करें। इससे नुकसान है, और मेरा नुकसान नहीं है या रुपेश जी का नुकसान नहीं है। नुकसान पेशेंट का है, नुकसान आपका है। तो सर, जैसे अभी आपने बताया कि आपके हाथों में टिप में मोबाइल है, तो बहुत से लोग सिर्फ गूगल पे सर्च कर लेते हैं और फिर मेडिसिन लेते हैं। तो क्या उसका भी कुछ परिणाम उनके बॉडी में होता है, जैसे कि लाइक साइड इफेक्ट्स हो, या अगर कुछ अर्ली स्टेज हो तो क्या उन्हें इफेक्ट हो सकता है या साइड इफेक्ट होगा? सर देखिए, मेडिसिन आप उस व्यक्ति से लें जो जवाबदारी स्वीकारता हो वो मेडिसिन देने की। ओके। सामान्य शब्दों में, राइट। यदि आप ट्रेन डॉक्टर से मेडिसिन लेंगे, तो वो अंडर ओथ जिम्मेदारी स्वीकारते हुए वो आपको वो मेडिसिन दे रहा है। अब गूगल वो जिम्मेदारी स्वीकारेगा? नहीं स्वीकारेगा। दूसरा, आपको कौन सी स्टेज है ये आपको गूगल से नहीं पता चल सकता। राइट। उसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन और एक्सरे आवश्यक है। मैक्सिमम हाँ, गूगल आपकी एक्सरसाइजेस में मदद कर सकता है। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनका टेली कंसल्टेशन चालू रहता है। वो टेली कंसल्टेशन पे आपको एडवाइस कर सकते हैं। यदि आप कोई गांव पे रहते हैं, मसलन आप समझिए कोरपना के पास के कोई गांव में रहते हैं, आप नी रिप्लेसमेंट करवाना भी चाहते हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि मैं फिजियोथेरेपी कहाँ से कराऊंगा, यहाँ तो 50 किलोमीटर तक कोई फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं है। राइट। तो ऐसी सिचुएशन पे आपको इंटरनेट बहुत काम आ सकता है। बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं जो इंटरनेट पे आपको एक्सरसाइज सिखाते हैं। तो ये इंटरनेट का सदुपयोग हम कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश उतना सदुपयोग होता नहीं, दुरुपयोग ज्यादा होता है। और वो मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी है कि जो चीज उसके लिए सबसे खराब हो, सबसे पहले वो वही करता है। राइट। तो सर, हमने बहुत से लोगों को ये बोलते हुए सुना है
कि अगर आप खड़े रह के पानी पिएंगे तो आपके घुटने खराब हो जाएंगे। इसके पीछे क्या कारण है? क्या ये सही है या एक मिथ है? कमाल करते हैं पांडे जी, आप ही मुझे बताइए, ये सच हो सकता है क्या? नहीं, वो तो सर आप बताएंगे। आपको क्या लगता है? सर मुझे तो नहीं लगता है जी नहीं, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल सच नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, कुछ कुछ चीजें होती हैं, मानवीय सभ्यता 5 से 10 हजार साल पुरानी है, मानते हैं आप? राइट। हमको पिछले 100-200 सालों में अधिकतर चीजें समझ में आने लगी हैं, हमारे डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के हिसाब से। उसके पहले हम मैक्सिमम चीजें समझ नहीं पाते थे, पर हाँ, हमारे अनुभव तभी भी थे, हमारा विवेक तभी भी था, विजडम तभी भी था। हमारे बुजुर्गों को पता था कि खड़े रह के यदि हम जल्दी जल्दी पानी पिएंगे तो शायद धसका लगने का चांस ज्यादा है। ओके। वो चाहते थे कि हमारे जो छोटे लोग हैं, हमारे जो यंग लोग हैं, ऐसा समझें कि पानी शांति से बैठ के पिया करें। राइट। तो उसके साथ एक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है मिथ, उसके साथ एक चीज जुड़ गई कि भाई आपके घुटने खराब हो जाए। अब आप बताइए, चप्पल उल्टी रखने से घर में झगड़ा होता है? लगता है आपको? नहीं नहीं। बट उल्टी चप्पल पड़ी रहे किसी के घर के सामने, कितना खराब दिखता है। तो हमारे बुजुर्ग चाहते थे कि भाई कोई भी चीज सलीके से, तरीके से एक जगह पे कोने में संभाल के रखी जाए। ओके। तो उसके साथ एक ये जुड़ गया कि भाई घर से झगड़ा होता है। बाकी मेरे पढ़ने में, मेरे अनुभव में, नहीं मेरे टीचर के अनुभव में, ना मेरी कोई सीनियर, जो मेरे टीचर्स थे, जो सीनियर ऑर्थोपेडिशियंस थे, उनके अनुभव में कभी ऐसा नहीं हुआ है। खड़े होके पानी पीने से घुटने खराब नहीं होते। तो सर आज तक का आपका सबसे अच्छा क्षण क्या रहा है? देखिए रूपेश जी, ऐसे तो बहुत से क्षण रहे पिछले कुछ वर्षों की मेरी प्राइवेट प्रैक्टिस के दरमियान। अब कभी कोई केस, अर्थात कोई पेशेंट का जो बीमारी है, कभी कोई साइंटिफिक रूप से बहुत चैलेंजिंग रहा है, मतलब उनको तकलीफ इतनी ज़्यादा है, इतनी भीषण है, सीवियर है, कि उसे ठीक करने में हमें एफर्ट 200-300% लगाना पड़ रहा है, साधारण चीज़ नहीं। और कभी वो मानवीय दृष्टिकोण से बहुत चैलेंजिंग रहा है। पेशेंट कहता है कि सर मैं घर में अकेला कमाने वाला हूँ, मेरी 2 बेटियों की शादी बाकी है, मुझे जल्दी ठीक करो। तो बहुत बार ये मानवीय दृष्टिकोण से भी बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। बट वो बहुत बहुत ही स्पेशल क्षण रहते हैं जब ये सब बहुत अच्छे से होने के बाद पेशेंट हमारे पास आते हैं। ओके। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, चल नहीं पाते थे, आज तो एक पैर पे खड़े भी हो पा रहे हैं। मसलन एक पेशेंट थे, मुझे बहुत अच्छे से याद है, लगभग साल भर पुरानी बात है। वो बाथरूम भी नहीं जा पाते थे, बाथरूम नहीं जा पाते थे, उनको वॉकर यूज करना पड़ता था। और क्योंकि वो बाथरूम नहीं जा पाते थे, इसीलिए उनको कैथेटर लगा हुआ था। अदरवाइज उनको यूरिन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी घुटनों की, जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रहे। यानी सर एक बीमारी से दूसरी बीमारी, उनका शुगर भी काफ़ी ज़्यादा था। तो पहले तो हमने बाकी सब चीज़ें कंट्रोल करी, और उन्हें टोटल नी रिप्लेसमेंट का भी एक विशेष इम्प्लांट लगा, क्योंकि उनकी तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। तो उस विशेष टिबियल स्टेम उसके साथ उन्हें लगा। तो विशेष इम्प्लांट की सर्जरी के बाद में ही उनके एक बेटे का मुझे एक बार घर से फ़ोन आया, सर आपने मिरेकल कर दिया। के मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बोल रहा हूँ, तो शायद नहीं, ये तो सर आपका एक्सपीरियंस है, आपकी प्रैक्टिस है। शायद ये अच्छा भी ना लगे सुनने में कि मैं खुद की तारीफ जोरों से करूं। पर हाँ, जब उन्होंने ऐसा बोला, साहिब तुम्हें मिरेकल खिलाए, सर आपने मिरेकल कर दिया। हिंदी में यदि कहा जाए, सर आपने तो जादू कर दिया, चमत्कार कर दिया। वो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल क्षण था, बहुत ही स्पेशल। 70 वर्ष के थे वो, उन्हें और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, शुगर थी जो हमने कंट्रोल किया, उनका नी रिप्लेसमेंट हुआ, उसके बाद वो पूर्णतः ठीक हो गए। ऐसे कई पेशेंट्स हैं, लेकिन उस पेशेंट के रिलेटिव की जो एक सेंटेंस है, उसका जो एक सेंटेंस है, वो कहीं ना कहीं मेरे चित्त में बहुत ही गहरा बैठा है। और डेली जब मैं अपना काम करने जाता हूँ, डेली जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ अस्पताल जाने के लिए, तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, उत्साह मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं साइंटिफिकली और चैलेंजिंग चीज़ें करूँ। जिन चीज़ों को करना मुश्किल है,
जो कोई और नहीं करना चाहता मैं वो करूं। मैं मानवीय रूप से और चैलेंजिंग चीज़ें करूं। जिनको फंड्स की प्रॉब्लम आ रही है ओके उनको फंड्स मोबिलाइज करूं, फंड्स मोबिलाइज करके सर्जरी करूं। तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और इसकी प्रेरणा मुझे मेरे पेशेंट से ही मिलती है। तो एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम द पेशेंट एंड गोइंग बैक टू द पेशेंट। वैसे भी हमारे भारत देश में कहा जाता है कि हमारे दूसरे भगवान एक डॉक्टर ही है। थैंक यू, थैंक यू। तो सर कुल मिलाकर द पांडे जी पॉडकास्ट में आपको आने के बाद कैसा लग रहा है? पांडे जी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यू हैव बीन अ ग्रेट होस्ट। एंड सेकंड, जो आपने ये पॉडकास्ट की तैयारी करी थी, ओके आपने जो प्रश्न पूछे, जिस प्रकार से हम पॉडकास्ट में एक पायदान से दूसरे पायदान, दूसरे से तीसरे पे गए, तो उससे पता चलता है कि पॉडकास्ट के पहले आपने कितनी तैयारी करी थी, आपने अपना होमवर्क, अपनी रिसर्च कितनी अच्छी करी थी। और मैं तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छा रिसर्च करके आए थे, जिसकी वजह से ये पॉडकास्ट बहुत ही स्मूथली जो हम इंफॉर्मेशन देना चाहते थे हमारे पेशेंट्स को, हमारी चंद्रपुर की जनता को, हमारे बाकी महाराष्ट्र की जनता को, सब मिला। और कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप अपना कीमती समय निकालकर द पांडे जी पॉडकास्ट में आए। हमारे दर्शकों को आपने एक बहुत ही अच्छी जानकारी दी, जो दर्शकों में मिथ था और जो दर्शकों में बहुत से हेल्थ इश्यूज थे, वो भी आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से और डिटेल में समझाया। उसके लिए मैं आपको फिर से एक बार दिल से धन्यवाद करता हूँ। इट इज़ एंटायरली माय प्लेजर सर। थैंक यू और सर। कभी भी हमारी और कोई भी सेवा चाहिए हो, और कोई पॉडकास्ट हो, किसी भी प्रकार की सेवा चाहिए हो, ज़रूर बताएं सर। बंदा हाजिर है आपके लिए और आपके दर्शकों के लिए। नमस्ते।